हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जर्मन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यूनिट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी अब से। मेरे यूट्यूब चैनल में बेसिकली आप जर्मन लैंग्वेज, उसकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशंस एंड एसेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो हिस्ट्री में जो यूजीसी नेट लेवल की तैयारी हिस्ट्री सब्जेक्ट में की जाती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ाया करूँगी। उसमें मैं आपको MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। और जर्मन लैंग्वेज में मैं आपको जर्मन की ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशंस, एसेस ये सब पढ़ाया करूँगी। पर उससे पहले ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर जाके आप बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जो पहला यूनिट है वो क्या है? व्हाट इज डिफरेंट इन जर्मन, बेसिक टिप्स एंड पैटर्न। इसका पहला टॉपिक है स्पेलिंग, कैपिटल लेटर्स एंड डिफरेंट करेक्टर। तो देर आर अ फ्यू वेज इन विच जर्मन स्पेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जर्मन की स्पेलिंग्स इंग्लिश की स्पेलिंग से सिमिलर हो, वो डिफरेंट होती हैं और कई सारे वेज में डिफरेंट होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। Capital letters for noun. German is one of the few languages which uses capital letters not only at the beginning of sentences but also within sentence. इंग्लिश में क्या होता है कि हम कैपिटल लेटर बेसिकली सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करते हैं, पर जर्मन में क्या होता है, जर्मन में कैपिटल लेटर ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करें। हम कैपिटल लेटर्स जो है सेंटेंस के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन इंग्लिश दिस अप्लाइज ओनली टू प्रॉपर नेम, टू द पर्सनल प्रोनाउन आई एंड टू पर्सोनिफिकेशन सच एज लव। इंग्लिश में तो कैपिटल लेटर्स किस पे अप्लाई होता है? कैपिटल लेटर अप्लाई होता है अगर कोई प्रॉपर नेम हो, या जो आई अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं उसमें हमेशा कैपिटल लेटर हम लिखते हैं इंग्लिश में, या फिर जो पर्सोनिफिकेशंस होते हैं उनमें उनको हम हमेशा इंग्लिश में कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लव। लेकिन जर्मन में जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या सेंटेंस के मिडिल में हो। यही बताया गया अगले पैराग्राफ में कि इन जर्मन ऑल नाउन्स मस्ट ऑलवेज बी रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर regardless of whether they are the beginning of the sentence or in the middle। और इसके एग्जाम्पल दिया गया है, der Mann und die Frau arbeiten jeden Tag am Computer। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नाउन्स क्या क्या हैं। पहला है मन, दूसरा है फ्राउ, तीसरा है टाग और चौथा है कंप्यूटर। तो इन चारों नाउन को कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि ये सेंटेंस के बीच में है। ओके, फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इन नाउन्स को भी कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है द मैन एंड वुमेन वर्क्स डेली ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या है कि नोट दैट द प्रोनाउन इश which is I in English has no initial capital in German but Z formal form of you has। इसका मतलब है कि I हमेशा आपने देखा है इंग्लिश में कैपिटल में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जर्मन में कंपलसरी नहीं कि इश को हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करें। इसे हम स्मॉल लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जो Z होता है प्रोनाउन, जो कि फॉर्मल फॉर्म ऑफ यू है, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही जर्मन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो जी वर्ड है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट करेक्टर्स। The German alphabet has some characters which do not exist in the English alphabet। और वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं हम देखते हैं। पहला है एसेट, द शार्प एस।
The letter called asset in German is pronounced like the normal English S. For example, in sun or basic. ये जो अल्फ़ाबेट है asset, ये इंग्लिश में वर्ड के एस की तरह प्रोनाउंस किया जाता है. इसमें साउंड हमेशा एस की आती है. ओके. German uses this letter, for instance, after EI and IE and after AOU if they are pronounced long. अब इस अल्फ़ाबेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको आफ्टर EI यूज़ करते हैं या IE के बाद यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको AOU अल्फ़ाबेट के बाद यूज़ करते हैं अगर इसका प्रोनाउंसिएशन लंबा चलेगा तो. फॉर एग्जाम्पल हाइसिन, हियर इट इज EI, इट इज यूज्ड आफ्टर इट, हाइसिन. नेक्स्ट इज स्ट्रासा. Strasa, here the alphabet is given A and it is used after it. Strasa, the pronunciation is going long. You can hear it. Strasa, Strasa. Next word is gross. Gross. It is used after O. Gross. Gross. ये आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आगे भी यूनिट्स में हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये यहाँ पे अभी सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन और यूनिट्स में हम इसके और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे. पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो एसेट आपका अल्फ़ाबेट है ये हमेशा IE के बाद यूज़ होता है, EI के बाद यूज़ होता है और AOU के बाद यूज़ होता है, जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग जाती है. ओके. और हाइसन को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बी कॉल्ड, स्ट्रासा को स्ट्रीट बोलते हैं, ग्रॉस को हम बिग बोलते हैं. नेक्स्ट इज द उमलाउट्स. अब उमलाउट्स कौन कौन से अल्फ़ाबेट के ऊपर लगते हैं? उमलाउट्स लगते हैं AOU के ऊपर लगते हैं. ओके. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स मीनिंग. ये वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को तो चेंज करती है लेकिन वर्ड के मीनिंग को भी चेंज कर देती है. कैसे चेंज करती है? कि जो अगर देखा जाए तो जिन वर्ड्स पे उमलाउट होता है उनका मीनिंग जिन वर्ड्स के ऊपर उमलाउट नहीं लगा होता उससे काफ़ी डिफरेंट होता है. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मूटर मीन्स मदर, but mutter with umlaut, you can see U with umlaut is the plural form and means mother, mothers. मतलब आप देखो कि मूटर में जहाँ पे उमलाउट नहीं है यू के ऊपर उसका मतलब है मदर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू के ऊपर उमलाउट लगा हुआ है तो इसका मतलब है मदर्स, दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर. ओके. सिमिलरली मुस्टा means had to. Here U is without umlaut, but musta means should or ought to. Here U is with umlaut. तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया मीनिंग, आपने देख ही लिया. ओके. तो हमें हमेशा याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स उमलाउट के साथ हैं और जो वर्ड्स उमलाउट के बगैर हैं उसके मीनिंग हमेशा सिमिलर हो. मीनिंग हमेशा दोनों के डिफरेंट होते हैं. प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती है और मीनिंग्स भी चेंज होते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज 3 genders. ऑल नाउन्स इन जर्मन आर मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल. जर्मन में हर नाउन जो है मस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है और न्यूट्रल होता है. इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है पर जर्मन में ये चीज़ होती है. दिस शोज इन देयर सिंगुलर आर्टिकल. देखिए जैसे कि यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होता है मैस्कुलिन के लिए वो होता है देयर, फॉर फेमिनिन इट इज दी एंड फॉर न्यूट्रल इट इज दस. ये आपको याद रखना है कि मैस्कुलिन के लिए देयर यूज होता है, फेमिनिन के लिए दी यूज होता है और न्यूट्रल के लिए दस यूज होता है. ओके. So it is important to realize that gender in German is grammatical, not biological as it is in English. जर्मन में जो आपके जेंडर होते हैं वो ग्रामेटिकल होते हैं
बायोलॉजिकल नहीं होते, इंग्लिश में तो बायोलॉजिकल होते हैं ना, जैसे ही, हिज, शी, हर, बस हम ऐसे यूज करते हैं ना, लेकिन जर्मन में हम नाउन के साथ भी जेंडर यूज करते हैं। ओके, this means that objects, concept, etc., which are neutral in English, can be masculine, feminine और neutral in German. इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में तो हम नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते ना, कोई आर्टिकल जो उनको ग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करे उनके जेंडर को, ऐसा तो इंग्लिश में नहीं होता। पर जर्मन में ये चीज़ होती है कि हम उन वर्ड्स के एक तो वर्ड को हम आर्टिकल के साथ यूज करते हैं, जो नाउन्स होते हैं उनको हम आर्टिकल के साथ यूज करते हैं, और उस आर्टिकल को हम जेंडर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि देयर टिश, टिश इज मास्कुलिन, सो देयर यूज किया है। दी टूअर, टूअर इज, डोर इज फेमिनिन, तो दी यूज किया है। दास फेंस्टर, द विंडो इज न्यूट्रल वर्ड, तो दास यूज किया गया है। देयर, दी, दास का मतलब द ही होता है, लेकिन जर्मन में इन आर्टिकल को जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। नाउन को जेंडर में नाउन को जर्मन में हमेशा उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये आप नाउन आप याद करोगे उसको हमेशा उनके आर्टिकल के साथ याद करना। पता है क्यों? क्योंकि जब आप उनको उनके आर्टिकल के साथ याद करोगे तो आप उसको आगे अगर आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा उन्हें याद रखना। कौन सा वर्ब यूज़ करना है, कौन से आर्टिकल को लगाना उन वर्ड्स के साथ, फेमिनिन सेंटेंस बनाना है, मैस्कुलिन सेंटेंस बनाना है, ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो हमेशा नाउन्स को जर्मन में उनके आर्टिकल के साथ याद रखना। और यही आपके इस पैराग्राफ में भी दिया हुआ है कि whenever you learn a new noun, always learn it with its gender. The best way to do it is to learn it with its article. You will find that this will pay off in the long term. तो यही बात इसमें भी कह रखी है कि जब भी आप कोई नाउन याद करें जर्मन लैंग्वेज में तो हमेशा उसके जेंडर के साथ, उसके आर्टिकल के साथ आप उसको याद रखिएगा, ताकि आपको जब आगे कोई सेंटेंसेस वगैरह बनाने हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। आप उसके मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल फॉर्म के साथ कोई भी सेंटेंस बहुत इजीली बना पाओगे। ओके, सो गाइस, ये जो टॉपिक था जर्मन में, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर और भी बड़ा है, मैं धीरे धीरे करके आपको इसके सारे टॉपिक्स कराती जाऊंगी, लेकिन आज फिलहाल हम इस छोटे से टॉपिक से मैंने शुरू किया है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जर्मन के रिगार्डिंग नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है चैप्टर 1, दैट इज व्हाट, वेयर एंड हाउ, इसके एमसीक्यूज देने हैं मुझे आपको, जो कि आपकी यूजीसी की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और फिर से मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं आपको नया पढ़ाऊँ, जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, हिस्ट्री के रिगार्डिंग या जर्मन लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को बड़े ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन, बाय। हेलो फ्रेंड, आज के टॉपिक